वो रात। भाग 7। राहुल पवन को कहता है कि हाँ, मैं ही पवन हूँ। पर पवन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह राहुल को सुन नहीं पा रहा था। राहुल यह बात समझ जाता है कि दूसरे लोगों की तरह अब पवन भी उसे नहीं सुन सकता। वह सोचता है, मुझे इससे बात क्यों करनी है, मुझे बस इसे मारना है ताकि दूसरे लोग मरने से बच सकें। दूसरी तरफ पवन के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। शायद ये पवन का वह रूप था जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो हिंसा को नहीं अहिंसा को मानता है। यह रूप पवन को अच्छे वाला रूप था, लेकिन यह राहुल नहीं जानता था। उसे बस पवन को मारना था। वह पवन के गले को अपने हाथों से जकड़ता है और उसके गले को दबाने लगता है। पवन को राहुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे गला कौन दबा रहा है, और यह भी कि क्यों। धीरे धीरे पवन का चेहरा लाल होने लगता है। उसका दम घुट रहा था कि तभी पवन में अजीब सी ताकत आती है और वह राहुल के हाथों को पकड़कर अपने गले से हटा देता है। अब पवन ने राहुल के हाथों को पकड़ रखा था। यह अजीब था। हमने फिल्मों में देखा है कि आत्मा के आगे सब बेबस होते हैं, लेकिन यहाँ पवन की ताकत के आगे राहुल कमजोर पड़ चुका था। उसकी शैतानी रूप दस्तक दे चुका था। वह गुस्से में अदृश्य राहुल को कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते राहुल, और तुम्हें क्या, मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मेरे रास्ते में मत आओ। पवन राहुल के हाथ छोड़ता है। वह कहता है, अरे चीना। राहुल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर वो पवन की ओर देखता है और पाता है कि पवन गायब है। पवन वहां से जा चुका था। राहुल भाग कर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे पवन कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह अपनी आंखों से ओझल हो चुका था। राहुल बहुत गुस्से में था कि कैसे उसने एक अच्छा मौका गवा दिया। कब तक बचोगे पवन? पवन का घर। पवन के घर पर खुशी का माहौल था। सभी शादी की तैयारियों में लगे थे, लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक चेहरा ऐसा था जो डर का था। अंकित आकाश को देखती है और उसके पास जाती है और उसे कहती है, अरे आकाश, तुम यहाँ? हाँ अंकिता, यहाँ। शादियों की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी है, सब खुश है। और तुम? बस बहाना ढूंढ रही हूँ खुश रहने का। पर मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर डर नजर आ रहा है। तुम्हें किस बात का डर है अंकिता? किसी बात का नहीं। किस डर की बात कर रहे हो तुम? और यह बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? इसका नाम चीना है। यह देख नहीं सकता, पर सुन सकता है। जिन्हें हम नहीं सुन सकते, यह उन्हें भी सुन सकता है। हम किन्हें नहीं सुन सकते? तुम बात को घुमा क्यों रही हो? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? अंकिता, राहुल यहीं मौजूद है हमारे पास। वह तुम्हें देख पा रहा है और सुन पा रहा है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागलों के साथ रह रह कर के तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? हाँ, तो मैंने कब कहा कि राहुल जिंदा है? वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है और वो इस वक्त यहीं पर है। कैसी बातों वाली बातें कर रहे हो आकाश तुम? भैया, इन्हें यकीन दिलाइए। फिर वहां मौजूद राहुल उस कमरे में रखी एक कांच की प्लेट को उठाता है, जिसे अंकिता भी देख रही थी। वह हैरान थी कि कांच की प्लेट हवा में कैसे तैर रही है। वह यह देखकर चौंक जाती है और अचानक से प्लेट जमीन पर आ गिरती है। यह तुम क्या कर रहे हो आकाश? ये मैं नहीं कर रहा हूँ अंकिता, ये राहुल कर रहा है। हमारा यकीन करो, राहुल यहीं हमारे बीच मौजूद है। क्या? राहुल यह कहना चाहता है कि पवन जिंदा है। यह बात सच है जो किडनैपर हमारे पास फ़ोन करता था कि पवन अभी जिंदा है। उसकी बात सच थी। यह सुनकर अंकिता उस कमरे में मौजूद एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, इसका मतलब मैंने जिसे देखा था वह कोई वहम नहीं, वह पवन ही था। तभी चीना कहता है, हाँ, वह पवन ही था। राहुल भैया कह रहे थे कि कल इनको पवन से सामना हुआ, लेकिन वह इन्हें चकमा देकर भाग गया। यह कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। आपने जो पवन के साथ किया, उससे पवन एक आदमखोर हो चुका है, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे मार डालेगा। यह सुनकर अंकिता कहती है, यह सब मेरी गलती है।
मुझे पुलिस को सब सच बता देना चाहिए। आकाश कहता है जो होना था वह हो चुका, इसमें हम सब की गलती है, हम सब ने इस जुर्म को किया, लेकिन हम पवन जितने खतरनाक नहीं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए अंकिता। राहुल भैया हमेशा यही रहते हैं ताकि वह तुम्हें और अविनाश को पवन से बचा सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आकाश, मैं क्या करूं? मेरी वजह से अब अविनाश भी इस मुसीबत में पड़ चुका है। हाँ, वो भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। पर तुम कब तक पवन से बचती रहोगी? हमें उसका सामना करना होगा। अब हम चलते हैं अंकिता, अपना ख्याल रखना। राहुल भैया पर यही है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आकाश और चीना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राहुल वहीं था। वह अंकिता और पवन के बीच एक दीवार की तरह था। पवन को अंकिता तक पहुँचने के लिए राहुल का सामना करना था। अंकिता का डर अब पहले से भी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसे कुछ तसल्ली थी कि राहुल मरने के बाद भी उसके लिए खड़ा है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिससे सब बदल जाता है। जब अंकिता और आकाश बात कर रहे थे तो यह बातें पवन का भाई अविनाश सुन लेता है। दूसरी तरफ चीना आकाश के साथ अपने घर जा रहा था। आकाश चीना के घर के पास अपनी गाड़ी रोकता है और चीना को कहता है, तुम्हारा घर आ चुका है चीना। चीना आकाश की ओर कहता है, आकाश भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं आज अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा खाना लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, यह कहकर आकाश चीना को पैसे दे देता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। चीना खुशी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक वो रुकता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। पर कौन? चीना आवाज़ देकर पूछता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। चीना को कुछ डर लगता है। वह फिर से आवाज़ देकर पूछता है, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आता। चीना डर कर भागने लगता है। अंधे होने के कारण वह उस रास्ते पर पड़ी चीज़ों से टकरा जाता है, लेकिन वह भागता जाता है। लेकिन एक अंधा इंसान कितनी देर तक भाग सकता है? भागते हुए चीना एक आदमी से टकराता है जो उसके रास्ते में खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की एक रॉड थी। वह बेचारा अपनी कंपकपाती आवाज़ में पूछता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता। वो शख्स सीना के सिर पर लोहे की रॉड से वार करता है। चीना ज़मीन पर गिर जाता है। उसके सिर से खून बह रहा था और वह तड़प रहा था। वो शख्स चीना को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद चीना अपने खरीदे हुए इस खाने के पास ही दम तोड़ देता है। चीना के घर पर उसके परिवार वाले भूखे पेट उसकी राह देख रहे थे कि कब चीना आएगा और अपनी भूख को वो मिटाएंगे। लेकिन अब वो लौटेगा नहीं। वो अपने परिवार से बहुत दूर जा चुका था।